एक लड़का जिसका नाम अजीत था। उसकी उम्र 18 साल थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके माता पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, जिसके चलते उस बेटा ने अपने माँ बाप से कहा कि हम बाहर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम कुछ पैसा कमाएंगे, जिससे कुछ आपको राहत मिल जाएगी, आपकी दवाइयाँ भी टाइम से आ जाएंगी और घर का भी खर्चा है वह अच्छे से चल जाएगा। वो अजीत अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। माँ बाप अपने बेटा से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। उसका कोई दूसरा भाई बहन नहीं था। अजीत शहर चला जाता है और वहाँ जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और उससे जो भी पैसा मिलता था वह अपने माँ बाप के पास में भेजता रहता है। लगभग वहाँ पर उस कंपनी में काम करते करते अजीत को 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद एक लड़का जिसका नाम पिंटू होता है, वह भी उसी कंपनी में नौकरी करने के लिए आता है और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि पिंटू के गांव अजीत के गांव से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो अब जब बाहर कोई मिलता है अपने क्षेत्र या अपने एरिया का, तो ऐसा लगता है कि अपना कोई घर का ही आदमी है। तो इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के चलते कभी कभी अजीत पिंटू के घर पर आता है और कभी पिंटू अजीत के घर पर जाता है और दोनों की फैमिली वाले दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानने लग गए थे। एक बार की बात है कि पिंटू के बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें सबको बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, सारे यार दोस्तों को बुलाया। तो पिंटू ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया जितने भी उसके दोस्त थे। तो अजीत को भी बुलाया कि मेरी भतीजी का जन्मदिन है और बड़ी धूमधाम के साथ हम मना रहे हैं, तो तुमको आना है। अजीत भी आ जाता है। पिंटू की भतीजी का बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पर बर्थडे मनाया जाता है, खाना पीना एंजॉय करना और सबसे अच्छे से बोलना चालना। इसके बाद अजीत अपने घर पर चला जाता है और कुछ दिन के बाद में अजीत और पिंटू दोनों अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, अपने काम पर, जहां वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोस्तों, कुछ समय बीतता है और त्योहार पड़ता है, तो पिंटू भी अपने घर आता है और अजीत भी अपने घर चला जाता है। पिंटू के जो चाचा थे तो पिंटू से कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी बहन जो रीना है वो शादी के योग्य हो गई है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो बताओ, क्योंकि लड़कों के संपर्क में तुम रहते हो, तुम्हारे दोस्त भी हैं। कोई तुम्हारी नज़र में ऐसा हो तो मुझे बताओ और हम रीना की शादी कर दें। तो पिंटू कहता है कि चाचा, हम 2 दिन बाद आपको सोचकर बताएंगे। उसके चाचा इंतजार करते हैं। तो 2 दिन बाद पिंटू अपने चाचा से कहता है कि चाचा, आपने उस लड़के को देखा था जो मेरा दोस्त है अजीत? वो बड़े भैया की बेटी का जो बर्थडे था उसमें आया था और उसमें पूरा परिवार मिला हुआ है। तो उसके चाचा कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, अच्छा लड़का है। तो पिंटू कहता कि आप यह बताओ, वो लड़का आपको कैसा लगता है? मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मेरा दोस्त है, और तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम शादी की बात उससे चलाएं। सभी लोग सलाह मशुरा कर लें। तो उसके चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लड़का बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी सुंदर है और होनहार है, काम करता है, कमाता है, इकलौता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा, उससे भी पूछ लो वो शादी करने के लिए तैयार है या शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो पिंटू कहता है कि पहले पूरा परिवार बैठ के सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर लो, नहीं तो कोई बाद में कहेगा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो सभी लोग जब आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं, सभी लोग एग्री हो जाते हैं, कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल तैयार हैं शादी करने के लिए। तो पिंटू अपने दोस्त के घर पर जाता है, अपने दोस्त अजीत से कहता है और उनके माता पिता से भी कहता है कि मेरे चाचा की बेटी है, तो आप लोग अगर शादी के लिए तैयार हो तो हम शादी कर लें। लेकिन अजीत जो था वो मना कर देता है। वह कहता है कि अरे, तुम हमारे दोस्त हो। पिंटू कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, जैसी तुम्हारी बहन वैसी मेरी बहन, और ऐसे शादी हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो अजीत के माता पिता वो समझाते हैं कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई एक गांव के थोड़ी हो, दोस्त हुआ तो क्या हुआ, हमारे गांव इतनी दूर है, 60-70 किलोमीटर की दूरी है, बेटा हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जब अजीत के माता पिता इस पर एग्री हो जाते हैं तो फिर अजीत भी हाँ कर देता है कि ठीक है, और रीना को देखने आ जाते हैं। रीना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और रीना की उम्र अभी 18 साल हुई थी और अजीत की उम्र 21 साल हो गई थी। तो ये रिश्ता सभी को मंजूर हो जाता है और भाई शादी की बड़ी धूमधाम के साथ शादी की जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो अजीत के माता पिता थे वो बीमार तो पहले से चल रहे थे, लेकिन और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे। पिताजी और माँ वो दोनों चारपाई से ज़्यादा उठ भी नहीं पा रहे थे। उनको वहीं चारपाई पे खाना दो, दवाई दो, सब कुछ वहीं पर दो, और सब कुछ की जिम्मेदारी रीना के हाथ में आ गई थी, क्योंकि अजीत बाहर काम करता था। क्योंकि काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, रीना ही देखभाल करती थी। अब जब सास ससुर उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो बाहर की जो औरतें होती हैं वो घर पर उनसे मिलने आने लगी।
और बहू से बैठकर बातें करती। बहू की मजबूरी थी कि घर में कोई आए और फिर उससे बोलो ना, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो रीना बातें करती है, सबके पास में बैठती है। तो औरतों का काम होता है, औरतें हमेशा चुगली शुरू कर देती हैं। और रीना की उस समय उम्र कम थी, 18 साल की थी। तो उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं था कि कौन मुझे सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। यहाँ तक कि उल्टा सीधा औरतों ने, आस पड़ोस मोहल्ले की औरतों ने सिखा सिखा के रीना को ऐसा भरा कि रीना अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करने लगी, अपने सास ससुर से झगड़ा करने लगी। क्योंकि औरतों ने सिखाया कि तुम्हारा पति जो भी कमाता है सब इनके पीछे लगाता है, बताओ तुम्हारे लिए तो कुछ करेगा नहीं। जिससे रीना का दिमाग ऐसा हो गया कि वो जरा जरा सी बात पे झगड़ा करने लगी। तो अजीत उसको समझाता है। अजीत बहुत ही समझदार लड़का था। अजीत अक्सर उसको समझाने का प्रयास करता। अजीत कभी भी झगड़ा करने के मूड में नहीं रहता और वो कभी झगड़ा नहीं करता, लेकिन रीना हमेशा झगड़ा करती। तब भी अजीत हमेशा अच्छे तरीके से समझाता और झगड़े को शांत कर लेता। यूं ही दोस्तों कुछ दिन तक का जो समय वो बीतता रहा, लेकिन रीना के दिमाग में वही चीज़ थी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं जो कि जिस लाइन पर चल देता है उसको फिर कितना भी प्रयास करो, जब तक उसको झटका नहीं लगता है तब तक उसका दिमाग खुलता ही नहीं है। तो रीना बस उसी रास्ते पर बात बात पर लगना झगड़ना, बस उसको यह लगी कि मेरे पति मुझको समझाते हैं, मनाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उसको और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा कि वो अभी मुझको मनाए। जरा जरा सी बात पर फूल जाती, रूठ जाती। अब वो अजीत बहुत ज़्यादा परेशान। कई बार अजीत ने रीना के घर वालों को बताया, रीना के घर वालों को भी समझाया, लेकिन रीना को कोई बात समझ में नहीं आई। रीना बस यही कही कि नहीं, हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, हम क्या नौकरानी हैं, क्या सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसे करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है कि रीना अपने पति से तलाक ले लेती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम बिल्कुल अपनी चलाते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने नहीं आई। तो रीना ने अपने पति को ही छोड़ दिया और अपने मायके में रहने लगी। मायके में उसको रहते रहते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, यहाँ तक कि दोस्तों 8 साल का समय मायके में बीत गया। अब जब ससुराल में अपने मायके में रहने लगी, इसके बाद रीना ने बहुत सी चीज़ों को समझा, बहुत सी चीज़ों को देखा कि मायके में और ससुराल में क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना कि शादी के बाद में लड़के की इज्जत ससुराल में ही होती है, मायके में इज्जत नहीं होती है। अब रीना के दिमाग से वो सारा नशा उतर गया जो उसको नशा चढ़ा था कि अपने मायके चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ के मायके चले जाएंगे। मायके आ गई, कोई इज्जत नहीं, यहाँ तक कि सारा काम करती है, फिर भी घर के जो लोग हैं, भाई भाभी, सुनाई देते हैं कि तुम पूरे दिन बैठी रहती हो, ये करती हो, वो करती हो। रीना को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि रीना पछताने लगती है। और इधर जो अजीत था उसने भी शादी नहीं की। वो ये सोचता है कि जब एक थी उसको मैंने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझी, तो अभी हम शादी नहीं करेंगे। हो सकता है दोबारा वैसी आ जाए जो मेरे माता पिता की सेवा ना करे। अब अपने माता पिता की अकेले सेवा करेंगी। तो अजीत ने भी शादी नहीं की। 8 साल तक यूं ही चलता रहा। और जो पिंटू था उसका जो अजीत दोस्त था, तो पिंटू का अजीत के घर अक्सर आना जाना बना रहता था, अजीत से मिलता भी था, फ़ोन पर भी बात करता था। अब दोनों को धीरे धीरे 8 साल का समय बीत गया और जिस भतीजी के बर्थडे में पहली बार अजीत गया था, उस भतीजी की शादी का भी प्लान किया जाने लगा। जब वो शादी के योगी हो गई तो उसके लिए भी लड़का देखा जाने लगा। लड़का अच्छा मिल गया, उसकी भी शादी तय हो गई और शादी की तारीख आ गई। अब तो भाई सब जगह रिश्तेदारी में कार्ड बंटने लगे, धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो पिंटू जाता अपने दोस्त अजीत के घर पर, और रिश्ता जो टूट ही चुका था, लेकिन अब तो वो सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता निभा रहा था। वह जाता है और अजीत से कहता है कि मेरी भतीजी की शादी है जिसके बर्थडे में तुम गए थे और तुमको ज़रूर आना है। पहले तो अजीत मना कर देता कि हम नहीं आएंगे, लेकिन पिंटू ने इतना जोर दिया कि तुमको ज़रूर आना है। यहाँ तक कि अपनी कसम दे दी कि अजीत तुमको आना ज़रूर है। वो रिश्तेदारी वाली बात अलग है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, पहले से दोस्त हो और बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमको ज़रूर आना है। दोस्तों वो जब शादी वाला दिन आ जाता है तो अजीत पहुंच जाता है पिंटू के घर पर। जब वो पिंटू के घर पर जाता है और इसके बाद में जब रीना ने अपने पति को पिंटू के घर देखा तो वह हक्की बक्की सी रह गई, क्योंकि वह अब वो भी थक चुकी थी अपने मायके में रहते रहते और मायके वालों की करतूत देख देख के। तो अब उसको पति की याद आने लगी थी। पिंटू ने बारात की जो जिम्मेदारी थी सारी अजीत को दे दी। पिंटू ने कहा कि तुम बारात का स्वागत करोगी, जो भी मतलब अच्छे वाले काम थे वो सारे अजीत को दे दिए गए। अजीत खुशी से सारी जिम्मेदारी ले लेता है और भाग भाग कर काम करता है। अब वो जो रीना थी
वो बस यही प्रयास में छुप छुप के जब अजीत को देखने का प्रयास करती, अजीत जहाँ भी जाता वहाँ जाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि अजीत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अजीत उसको इग्नोर करता है। जहाँ भी रीना अजीत को दिखाई दे जाती, अजीत उस जगह से हट जाता है। अब रीना को यह लगने लगा कि शायद अजीत हमसे बात करना नहीं चाहता है। शाम को रीना ने देखा कि अजीत जो है पिंटू के घर पर बैठा हुआ है, पिंटू और पिंटू की मम्मी भी बैठी हुई है। तो रीना वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जाके अजीत का हालचाल पूछने लगती है। और रीना को तो यह पहले से मालूम था कि अजीत ने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि पिंटू का आना जाना रहता था, तो उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन अजीत कहता कि कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, क्यों हमसे बात करना चाहती हो। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे अजीत की वो चक्कर लगाने लगी। और शाम को जब बारात आ जाती है तो बारात के स्वागत के लिए अजीत वहाँ पर पहुँच जाता है। तो रीना सबसे पूछती है कि अजीत कहाँ गया। पिंटू कहता कि अजीत बारात का स्वागत करने के लिए गया। तो रीना को ऐसा लगे कि भैया राहत मिली, नहीं तो रीना को यह लग रहा था कि अजीत कहीं चला तो नहीं गया। अब रीना को अपना वो पति इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि अब वो बस इसी की ताक में है कि अजीत कहाँ पे है, उसको मैं देख लूँ, उससे बात कर लूँ। दोस्तों शाम का सारा कार्यक्रम निपट गया। रीना अजीत के पास में जाती है और उससे कहती है कि आप हमसे नाराज़ हो क्या। तो अजीत कहता है कि अरे नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या, तुम हमको नहीं जानते, हम तुमको नहीं, बात खत्म। तुम ये बात हमसे क्यों पूछ रही हो, नाराज़ हो क्या। दोस्तों इतने में रीना रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो रीना इस तरह फूट फूट कर रोने लगी तो अजीत को दया आ जाती है। अजीत उसे अच्छे से बात करने लगता है, उसका हालचाल पूछता है। तो रीना कहती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमको छोड़ दिया, तलाक दे दिया, क्योंकि मुझे भी उस समय इतना दिमाग नहीं था, जैसा लोगों ने बताया वैसा मैंने मान लिया। और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं पूरी तरह से। अपने मायके में रहने के बाद में तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम मुझे दोबारा से अपना सकते हो। दोस्तों अजीत पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो रोती है तो उसको रोता देख अजीत को तरस आ जाता है, क्योंकि अजीत उसको पहले से ही चाहता था और सम्मान करता था। अजीत ने कभी इसकी बेइज्जती नहीं की, तो पिघल जाता और कहता है कि ठीक है, अगर तुमको अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो हम तुमको अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बाकी लोग भी जब इस नज़ारे को देखते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ बेटा, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, और अब तुम अपनी ज़िंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करो और प्रॉमिस करो एक दूसरे से कि अब दोबारा से गलती नहीं होगी। तो जहाँ पर वो मंडप था वहाँ पर फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अजीत और रीना की शादी विधि विधान से कराई जाती है, और अजीत अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाता है। अपने माता पिता को भी इसकी सूचना दे देता है। तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि माता पिता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का घर टूटे। वो चाहते थे कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ में रहे, लेकिन उसका ही दिमाग खराब था। तो हम अपनी सभी बहनों से एक बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारी बहनों को ये नशा रहता है कि मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं, मायके वालों से ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बेशक आपके मायके वाले कितने भी पैसे वाले हो, शादी के बाद कोई भी अपनी बेटी को नहीं रख पाता है। नहीं तो जिसको गुरूर हो वो रह के देख ले, पति गरीब है, ससुराल में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी इज्जत वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की गलती कभी ना करना, इस तरह की भूल ना करना। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।